व्हाट्स देयर इन अ नेम? एक नाम में क्या रखा है? तकरीबन 400 साल पहले जब शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिखी थी, तब उन्हें भी यही लगा था कि एक नाम में क्या रखा है। भाई नाम का तो पता नहीं, बट व्हेन यू आर इन इंडिया देयर इज अ लॉट इन अ सरनेम। इंडिया में सरनेम बहुत यूजफुल है क्योंकि ये एक इंसान के बारे में काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। सरनेम से एक इंसान की कास्ट, उसके ओरिजिन्स और कहीं कहीं जगह तो उसके गांव तक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे ये एक तरह का सोशल एड्रेस हो। और इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट और सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट लगता है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में 20 साल बिताने के बाद भी इस रियलिटी को समझ नहीं पाए। दोस्तों, ओपिनियनली पे मेरा मकसद किसी को डिफेम करने का कभी नहीं होता। मेरा मकसद है आपकी ओपिनियन को इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपकी ओपिनियन मायने रखती है। A court in Western India has sentenced the opposition leader Rahul Gandhi to 2 years in prison in a criminal defamation case. जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag. हवा निकल गई। The petitioner had gone to the High Court and stayed his own petition. Then the judges changed, and the the stay is withdrawn by the petitioner. The man who asked for the stay withdraws the stay, comes, resumes the case, and gets his judgment within a few days. There's something really that doesn't smell right about this. क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपके ओपिनियन में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सके, इसीलिए इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, द क्यूरियस केस। इस केस की वजह बनती है 2019 में हुई कर्नाटका की एक रैली, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और इसके बाद राहुल गांधी के अगेंस्ट गुजरात के एक फॉर्मर मिनिस्टर पुरनीश मोदी ने क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल किया। बट पुरनीश मोदी ने केस फाइल क्यों किया? क्योंकि राहुल गांधी ने पुरनीश मोदी का नाम तो कभी लिया नहीं। राहुल गांधी का इशारा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ था। व्हाट्स द पॉइंट? वेल, द पॉइंट इज कि पुरनीश मोदी की पिटीशन का बेसिस ये नहीं है कि राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिफेम किया। अगर ऐसा था तो फिर यह हक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास था कि वो राहुल गांधी के अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस फाइल करते। बट यहाँ पुरनीश मोदी का कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के थ्रू पूरी की पूरी मोदी कम्युनिटी को डिफेम किया। बट फिर तो डेफेमेशन एक पूरे जर्नल ग्रुप की थी, अकेले पुरनीश मोदी की डेफेमेशन कैसे हो गई? वेल, उसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो कमेंट है, व्हाई डू ऑल थीव्स हैव नेम मोदी, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि द जीनस, या कह लीजिए जो ग्रुप है पूरा, दैट इंक्लूड्स द होल स्पीशीज। अब अगर आप कहते हैं कि ऑल द थीव्स आर मोदी, तो आप 2 चीजें करते हैं। फर्स्ट, कि अगर मैं मोदी हूं और आप कुछ जेनरिकली कहते हैं कि ऑल थीव्स आर मोदीज, तो मैं उसमें इंक्लूड हो जाता हूं, क्योंकि जो आपने कहा है दैट इज नॉट फॉर द होल बट फॉर एवरी पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली, बाय सेइंग ऑल थीव्स आर मोदीज, आपने क्या कहा? आपने कहा कि अगर मैं मोदी नहीं हूं तो मैं चोर नहीं हूं, क्योंकि हर सिंगल चोर तो मोदी होता है। ऐसा कोई चोर नहीं है जो मोदी ना हो। मतलब कि चोरी करना मोदीज का ही एक प्रोफेशन है। वेल, एक सवाल ये भी उठता है कि पुरनीश मोदी का ऐसा क्या नुकसान हुआ कि उन्होंने ये केस फाइल किया? वेल, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि एक डेफेमेशन जो है वो 2 तरह से फाइल होती है। फर्स्ट इज सिविल डेफेमेशन एंड सेकेंड इज क्रिमिनल डेफेमेशन। जहां सिविल डेफेमेशन फाइल की जाती है डैमेजेस क्लेम करने के लिए, वहीं क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल की जाती है किसी को पनिश करने के लिए। जहां सिविल डेफेमेशन में आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि किसी के डिफेम करने से आपके क्या डैमेजेस हुए, वहीं क्रिमिनल डेफेमेशन में ऐसे कोई भी डैमेजेस आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर यह देखा जाता है कि एक स्टेटमेंट दी गई है विद एन इंटेंशन, और उस इंटेंशन को माना जाता है एक रीजनेबल कॉज टू बिलीव कि इट विल बी डेफेमेटरी एंड हेंस डेफेमेशन इज मेड आउट। और अब 23 मार्च 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को डेफेमेशन के केस में गिल्टी माना और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जो कि क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में मैक्सिमम सजा होती है। वैसे गांधी फैमिली में राहुल गांधी ऐसे पहले इंसान नहीं है जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई हो। उनसे पहले उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी भी डिस्क्वालिफिकेशंस फेस कर चुकी हैं। बट राहुल गांधी का केस क्यों क्यूरियस है? वेल, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इस केस में इन्वॉल्व्ड लीगल प्रोविजंस को।
पार्ट 2 लीगल एस्पेक्ट। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने इसमें इंसर्ट किया आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 डील करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम द पार्लियामेंट। आर्टिकल 102 का पार्ट 1 5 ऐसे रीजन स्पेसिफाई करता है जिसकी वजह से एक एमपी डिसक्वालिफिकेशन फेस कर सकता है, और इन सब में क्लॉज 1 ये कहता है इफ ही इज सो डिसक्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और इसके रिगार्डिंग जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसे हम शॉर्ट में आरपीए भी कह सकते हैं। 1951 में तब के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जो पार्लियामेंट से पास होने के बाद बना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जहां एक तरफ इस एक्ट में प्रोविजंस थे स्टेट्स और सेंटर में इलेक्शन कंडक्ट करने के, वहीं दूसरी तरफ इसमें प्रोविजन थे एमएलएज और एमपीज की डिसक्वालिफिकेशन के। और राहुल गांधी की डिसक्वालिफिकेशन जिस प्रोविजन में हुई है वो है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ आरपीए, which states a person convicted of any offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। मतलब एक इंसान जिसे गुनहगार ठहरा दिया गया हो और सजा के रूप में उसे 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हुई हो, वो इंसान उसी डेट से डिसक्वालिफाइड माना जाएगा अगले 6 साल के लिए, मगर ये 6 साल का पीरियड काउंट होगा 2 साल की सजा काटने के बाद। और अब क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, इसीलिए आरपीए की सेक्शन 8 उन पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है। सेक्शन 8 की सब सेक्शन 3 के अलावा भी एक ऐसी सेक्शन थी जो राहुल गांधी को डिसक्वालिफिकेशन से कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर सकती थी, और वो थी सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8। एज पर दिस सेक्शन कन्विक्टेड मेंबर पार्लियामेंट की डिसक्वालिफिकेशन 3 महीने बाद से इंप्लीमेंट होगी। ओके, देन फिर राहुल गांधी को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिला? रीजन राहुल गांधी खुद थे। साल था 2013 जब लिली थॉमस नाम की एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ आरपीए के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि एडवोकेट लिली थॉमस लॉ में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला थी, और जिस टाइम 2013 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की, उस वक्त उनकी एज 83 इयर्स थी। इस पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 की सब सेक्शन 4 को नलिफाई कर दिया, और इसका फौरन असर पड़ा लालू प्रसाद यादव पर। इस टाइम पर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्ट हो चुके थे, और क्योंकि वो यूपीए की गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने यूपीए की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना स्टार्ट किया एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाने के लिए जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस वर्डिक्ट को पलट सके। बट सडनली एक चमत्कार हुआ जब राहुल गांधी इस ऑर्डिनेंस के प्रोटेस्ट में बाहर आए। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. उन्होंने कहा कि इस ऑर्डिनेंस को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, और अगर करप्शन के खिलाफ लड़ना है तो सारी पार्टीज को इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करना बंद करने पड़ेंगे। और अब तकरीबन 10 साल के बाद राहुल गांधी ये सोचते होंगे कि यार तब कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो फिर अब राहुल गांधी का क्या होगा? अगर राहुल गांधी को अपीलेट कोर्ट से किसी तरह का रिलीफ नहीं मिलता, तो राहुल गांधी 2024 का अगले साल का इलेक्शन तो छोड़िए, बट जो प्रोबेबली 2029 में इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। अब कांग्रेस का तो पता नहीं, बट राहुल गांधी का एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर होना बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। बट फिर भी अपने लीडर के साथ हुए इस पूरे एपिसोड के बाद कांग्रेस पार्टी काफी नाराज है। पार्ट 3 कांग्रेस की दुविधा। राहुल गांधी के डेफेमेशन केस में कन्विक्ट होने के बाद पार्लियामेंट के सेक्रेटरी जनरल एक नोटिफिकेशन निकालते हैं मेंशनिंग हिज डिसक्वालिफिकेशन। कांग्रेस के कुछ लीडर्स ये इल्जाम लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को डिसक्वालीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोर्ट ने उनके अरेस्ट को 30 दिन के लिए स्टे कर दिया था। बट यहाँ ये नहीं समझ रहे कि पार्लियामेंट का नोटिफिकेशन जो है वो एक मिनिस्टीरियल एक्ट है कानून को इफेक्ट में लाने के लिए, और कानून ये कहता है कि मोमेंट राहुल गांधी को गिल्टी ठहराया गया और जज ने उनके कन्विक्शन पे साइन किए, उसी मोमेंट से राहुल गांधी की डिसक्वालिफिकेशन ऑपरेटिव हो गई। उसके लिए पार्लियामेंट के किसी सेपरेट नोटिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और आपको क्या लगता है कि बीइंग एन एमपी फॉर सो मेनी इयर्स राहुल गांधी को खुद इस बात की नॉलेज नहीं थी? परहैप्स उनके लॉयर्स तो इस बात को जानते होंगे,
तो फिर आपका क्या राइट बनता था कि उसके बाद आप लोकसभा के अंदर जाएं और अपनी सीट के पास जाके खड़े हो जाएं? बिकॉज अब तो आप एमपी रहे नहीं, तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? क्या आप ये सोच रहे थे कि भाई मैं तो राहुल गांधी हूं, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे। बीइंग अ मास लीडर आपका बड़ा दिल होना चाहिए था और आपको अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए थी। बट भाई हाउ कैन आई एम राहुल गांधी। अब आप जितने मर्जी बड़े लीडर हो, बट लीगल ऑप्शन आपको भी वही मिलेंगे जो इस देश के बाकी आम लोगों को मिलते हैं। पार्ट 4, अब करें तो करें क्या? वेल, ये समझने से पहले कि राहुल गांधी के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं, हमें यह समझना होगा कि एक जजमेंट के 2 हिस्से होते हैं। पहला है कन्विक्शन, मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑफ द गिल्ट, यानी कि किसी को एक क्राइम के लिए गुनहगार ठहराना। एंड सेकंड इज सेंटेंस, मतलब कि कन्विक्टेड पर्सन को या गुनहगार जो है उसे कितनी सजा दी जाती है। अब लीगल ऑप्शन राहुल गांधी के लिए आता है सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जजमेंट लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली राहुल गांधी को स्टे लाना होगा अपनी कन्विक्शन पे, नॉट ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस तो ट्रायल कोर्ट ने ऑलरेडी 30 डेज के लिए स्टे किया हुआ है, बट ही हैज टू गेट स्टे ऑन द कन्विक्शन एज इफ देयर वाज नो गिल्ट, एटलीस्ट टेम्पररी। और अगर इलेक्शन कमीशन ने उस सीट के लिए नए इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं तो वो प्रोसेस भी वहीं रुक जाएगा। बट समथिंग इज फिशी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एमिनेंट लॉयर्स की कोई कमी नहीं है, और अगर वो कन्विक्शन पे स्टे लाना चाहते तो अगले 2 घंटे में ही एक अपील बना सकते थे, उसके साथ जजमेंट की कॉपी अटैच करके उसे एपीलेट कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते थे। ये बड़ा ही एक रूटीन मैटर है कोर्ट्स में, और पॉलिटिशियंस के मामले में तो बात फटाफट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। बट राहुल गांधी के केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इवन जजमेंट के अगले दिन भी। तो क्या राहुल गांधी के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही कुछ पकड़ा है, या फिर वो सिर्फ एक विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए? दोस्तों, यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि इस केस के रिगार्डिंग कुछ एक्सपर्ट्स एक डिफरेंट व्यू पॉइंट रखते हैं। उनका कहना है कि इस मामले पर लॉ की उतनी क्लैरिटी नहीं है। एक बार लोकसभा के स्पीकर ने नोटिफाई कर दिया तो ये फाइनल हो जाता है। बाई इलेक्शन ही एक आखिरी रास्ता बचता है, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पीकर की जुरिस्डिक्शन में आता है। इसके अलावा सवाल उठाता है मेंबर पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन का वो प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 103 में है। ये आर्टिकल कहता है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट becomes subject to any of the disqualification mentioned in clause 1 of article 102, तो फिर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस पर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन इस पर फाइनल होता है। अब क्योंकि राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 की वजह से, इसीलिए इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन लेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ कंप्लाई किया गया है। अब एक व्यू ये भी है कि आर्टिकल 103 सिर्फ उस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा हो। पर जब कन्विक्शन ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की सेक्शन 8 के अंडर हुई है तो फिर डिस्प्यूट का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो फिर क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए थी कि डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल अगर सेक्शन 8 की वजह से उठा है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर डिसीजन लें? तो फिर क्या हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की लिली थॉमस जजमेंट में किसी तरह के कोई फ्लॉज है? क्योंकि एज पर दैट जजमेंट पार्लियामेंट अपने सिटिंग मेंबर के लिए किसी तरह की कोई टेम्पररी एग्जेम्पशन नहीं दे सकता। बट आर्टिकल 103 तो इस पर एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, because it states the question of disqualification of sitting members shall be decided by the president। इसीलिए इस केस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पे क्लैरिटी नहीं है, बट कुछ चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। अ ट्रायल हैज टेकन प्लेस, एविडेंस रिकॉर्ड हुए हैं, एविडेंस टेस्ट हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, एंड देन फाइनली देयर इज अ जजमेंट। बट कांग्रेस इसे एक साजिश बता रही है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के अगेंस्ट डेफेमेशन केस फाइल करने वाले पुरनीश मोदी मार्च 2022 में गुजरात हाई कोर्ट से अपने ही द्वारा फाइल किए गए इस केस के ऊपर एक स्टे लेके आते हैं इन ग्राउंड्स पे कि उन्हें एविडेंस गैदर करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल सके। अब हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब अडानी मैटर लाइमलाइट में आता है और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन शोर मचाना स्टार्ट करती है, तकरीबन उसी टाइम पीरियड में पुरनीश मोदी गुजरात हाई कोर्ट जाके अपने इस केस पे लगे स्टे को वकेट करवा लेते हैं ताकि राहुल गांधी के अगेंस्ट डेफेमेशन केस फर्दर प्रोसीड कर सके। अब ये कोइंसिडेंस था या एक स्ट्रेटजी? पॉलिटिक्स है भाई। इसके अलावा राहुल गांधी के लॉयर्स ने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू से ही फ्लॉड है क्योंकि सीआरपीसी की सेक्शन 202 में लेड डाउन प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, और जहां पॉलिटिक्स हो
वहां गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं। एक जर्नलिस्ट ने यहाँ सवाल प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी किया कि 2013 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वहां के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर बाबू बुकेरिया को वहां की लोकल पोरबंदर कोर्ट ने 54 करोड़ रुपीस के माइनिंग थेफ्ट केस में 3 साल की सजा सुनाई थी, बट तब की गुजरात की गवर्नमेंट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया। वेल, यहाँ पे एक टेक्निकलिटी भी है कि बाबू बुकारिया की कन्विक्शन हुई 15 जून 2013 को और उस टाइम पर आरपीए की सेक्शन 8 की सबसेक्शन 4 एंड 4 थी और उसे नलीफाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की लिली थॉमस जजमेंट 10 जुलाई 2013 को आई और शायद टेक्निकल ग्राउंड्स पे गुजरात गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ओके, बट क्या मॉरल ग्राउंड्स पे नहीं करना चाहिए था? लास्टली मैं यही कहूंगा कि एक ऐसा इंसान जिसे एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी का एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होना चाहिए, जिसके वर्ड्स और जिसके एक्शंस को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हों, क्या उसे किसी दूसरे इंसान की रेपुटेशन पे केयरलेस रिमार्क्स देने चाहिए? क्योंकि रेपुटेशन और कैरेक्टर बनाने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है और आप 5 मिनट में उस रेपुटेशन को बर्बाद कर देंगे और फिर वो बात इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाएगी। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे एक रिस्पॉन्सिबल लॉ मेकर बनने का कोई हक नहीं है। और आज अनफॉर्चुनेटली इस देश के पॉलिटिशियंस की यह आदत बन चुकी है कि वो भूलते जा रहे हैं कि उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हेट स्पीच, डेफेमेशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट फिर लगता है कि ये जजमेंट कम से कम उन्हें यह एहसास कराएगी कि आप पर भी कानून वैसे लागू होगा जैसा किसी भी और इंडियन के ऊपर होगा। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपकी ओपिनियन में वैल्यू एडिशन हुई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड और बेटर सोसाइटी की तरफ एक और कदम बढ़ा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।